अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान किया है, जबकि विफाक में नून लीग की हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला किया है। और अहम उन्होंने बात यह की कि विफाकी हुकूमत में वजारतें नहीं लेंगे, आईनी ओहदों पर पीपल्स पार्टी का हक है, ये उन्होंने कहा। और कहा कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट, सदर मुमलिकत और स्पीकर के लिए उम्मीदवार खड़े करेगी। ख्वाहिश है कि आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत के ओहदे के लिए इलेक्शन में हिस्सा लें। पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करना चाहती तो पीटीआई और नून लीग को कहते हमें बना दें। क्या ऐसी सूरत में, आज का सवाल सामने रखेंगे पैनलिस्ट के सामने, क्या ऐसी सूरत में एक मुस्तहकम हुकूमत बन सकेगी? हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब और फ़खर दुरानी साहब। इरशाद भट्टी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी का वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देने का फैसला और सदर मुमलिकत के लिए आसिफ जरदारी का नाम उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है। कैसे देखते हैं आप? क्या इसी सूरत में एक मुस्तहकम हुकूमत देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तक इसको आप हतमी ना समझें। जो बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इब्तदा है। बैक डोर पर बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ तय हो रहा है, बहुत कुछ बारगेनिंग हो रही है, बहुत कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो टीमें निकली हुई हैं, एक तो टीमें वो निकली हैं जो आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ राग़िब करने, अपनी जमात में लाने के लिए, और एक वो टीमें निकली हुई हैं जो पंजाब, बलूचिस्तान और वफाक में जमा तफरीक कर रही हैं, पीपल्स पार्टी की भी, मुस्लिम लीग नून की भी। तो ये अभी इसको हतमी ना समझें, लेकिन अगर बिलावल भुट्टो साहब की इस बात को लेकर आगे चले तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज भी वाज़े किया एक मरतबा फिर कि वो MQM, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। ये सर्टिफाइड चोर हैं, डाकू हैं, मनी लॉन्ड्रर हैं और इनके साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाई जाएगी। तो इसका मतलब है कि अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हाँ, जो उनका दावा है कि हमारी कोई एक दावा है कि 180 सीटें थी, एक दावा 170 सीटें थी, एक दावा 150 सीटें थी, हमें धांधली से हराया गया है या धांधला हुआ है, तो वो तो अभी तक उनको मुतलका फोरम से मुस्तकबिल करीब में रिलीफ मिलता नज़र नहीं आता। और बकौल फैसल वाडा के 4-5 को रिलीफ मिलेगा, उसके बाकी सारे फार्म 45 पे छोले रख कर खाएं, तो वो मिलता नज़र, जब वो मिलता नज़र नहीं आता और ये तीन बड़ी जमातों MQM, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ वो मिलना नहीं चाहते, तो वो तो मरकज़ में हुकूमत नहीं बना पाएंगे। अब रह गए बाकी बड़ी जमातें जो दो हैं इस इलेक्शन के बाद, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। वैसे हैरान कुन बात यह है कि बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि अब दो पार्टियाँ रह गई हैं इस इलेक्शन रेस में। नून का तो खैर एतमाद का लेवल ही नेक्स्ट लेवल था, वो तो ना आवाम में निकली, ना उन्होंने कुछ बात की, उनको पता था कि साड़ी गल हो गई है और उनको तो वो यानी गैर मुतवक्को तौर पर यह सारा कुछ हारे बेचारे। तो दो पार्टियां रह गई और बिलावल भुट्टो यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। और अब इसमें 5 फार्मूले मार्केट में जो गर्दिश कर रहे थे, वो 5 फार्मूले थे जिन पर बातचीत हो रही थी। वो जब आप नेक्स्ट इस सवाल के राउंड में आएंगे तो वो मैं बात कर लूँगा, लेकिन अभी इस पे बिलावल भुट्टो पे कि अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मिलकर ही हुकूमत बनाना पड़ेगी या फिर नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, या इन दोनों की हुकूमत बना, साथ MQM हो और साथ छोटी मौलाना साहब वगैरह। मुस्तहकम हुकूमत बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। क्यों? इस पहली वजह के 10 बड़े चैलेंजेस हैं मुआशी तौर पर। वो एक ऐसी हुकूमत जिसमें एक दूसरी बड़ी उसका जो पार्टनर है वो हुकूमत में ना हो, मतलब इंटरेस्ट इकट्ठे ना हो और वो पीछे बैठ के सिर्फ करे, तो मतलब ये है कि बड़े फैसले करना मुश्किल होंगे। मुल्क सियासी बुहरान में है, अदालती आइनी बुहरान में है और इसके साथ साथ मुआशी बुहरान ऊपर से सख्त है और इसके साथ साथ नफरत और तकसीम है। तो मुश्किल हो, मुस्तहकम हुकूमत नहीं बन पाएगी। मुस्तहकम हुकूमत इसलिए भी नहीं बन पाएगी कि तलवार लटकती रहेगी लैदगी की। हर बड़े फैसला, मुश्किल फैसला लेने से पहले मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी का
दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। मुस्तहक हुकूमत इसलिए भी नहीं बन पाएगी कि अकलीती हुकूमत होगी मुस्लिम लीग। और जिस तरह हमने माजी में भी अभी कुछ देर पहले पीडीएम की हुकूमत में भी देखा। साफी साहब, एक तो इरशाद भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं, सिर्फ दो जुमले भाईजान, सिर्फ दो जुमले मेरा कंप्लीट हो लेंगे। मुस्तहकम हुकूमत इसलिए भी नहीं बन पाएगी कि अकलीती हुकूमत होगी मुस्लिम लीग, और वो मुस्लिम लीग जो इत्तेहादी हुकूमत भी नहीं चाहती थी, सादा अक्सरियत वाली हुकूमत चाहती थी, उसको अब अकलीती हुकूमत मिलेगी। तो ये बैसाखियों वाली हुकूमत होगी, मजबूरियों भरी हुकूमत होगी, बार बार पीपल्स पार्टी की तरफ जाने वाली हुकूमत होगी। तो और आखिरी बात कि इसलिए भी मुस्तहकम नहीं होगी, और इसलिए भी मुस्तहकम नहीं होगी कि पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। बड़ा स्मार्ट मूव है बिलावल भुट्टो का, एक मेरे ख्याल से ये CEC की उनकी मीटिंग है, उसके बाद बड़ा स्मार्ट मूव है कि ओहदे ले लो, जो सदारत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकरशिप, जिम्मेदारी ना लो, और बंद गली में छोड़ दिया है उन्होंने मुस्लिम लीग नून को, और कहा कि चढ़ जा सूली राम भली करेगा बंद। और दूसरी बात है कि हमारे मोहताज रहो, फैसले हमारे पूछे बगैर कर ना सको, लेकिन हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वो अच्छे बुरे के जिम्मेदार आप होगे। तो ये मुस्तहकम हुकूमत नहीं लगती मुझे। सही। साफ़ी साहब, जिस तरह भट्टी साहब भी बात कर रहे हैं और बहुत मुशावरतें हो रही हैं, जोड़ तोड़ चल रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, अभी तक ये फाइनल नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो की आपको ये स्मार्ट मूव लगती है? जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि चेयरमैन सेनेट, सदर मुमलिकत और स्पीकर के लिए उम्मीदवार सामने लाना स्मार्ट मूव है? नहीं, बहुत स्मार्ट मूव है, लेकिन जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून वाले भी कोई बच्चे नहीं है, वो भी अपनी सियासत करेंगे, और ये जो पहलू भट्टी साहब अभी बयान कर रहे थे ये उनके नज़र में भी होंगे। हमें ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि ये दो जमातों के या तीन जमातों के माबैन होने वाला फ़ैसला नहीं है, बल्कि ये एक जमात का डिमांड है जो आप सामने ले आई है। पीपल्स पार्टी अपने पत्ते CEC के इजलास के बाद सामने ले आई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अभी तक अपने पत्ते सामने नहीं रखे हैं, या इनके साथ जो निगोसिएशन हुए हैं उसकी तफसीलात कोई भी जमात सामने नहीं लाई है। जो हुकूमत साजी होगी वो इन दोनों के, जो अभी पीपल्स पार्टी के डिमांड्स हैं और जो नून लीग के डिमांड्स हैं, उनके दरमियान में से कोई रास्ता निकलेगा और उसके नतीजे में हुकूमत बनेगी। हाँ, एक लिहाज से बिलावल साहब को अगर अपर हैंड है कि वो इस वक्त डिक्टेट कर सकते हैं मुस्लिम लीग नून को, तो उसके साथ साथ आज ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी मजबूरी भी बता दी, और वो मजबूरी ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून और ये किसी नतीजे तक नहीं पहुँचते तो फिर उसका मंतिकी नतीजा असम्बली की तहलील और दोबारा इंतखाब की सूरत में होगा, और वो इतनी बारीक कीमत है कि मैं नहीं समझता कि उसके लिए इस वक्त या पीपल्स पार्टी तैयार है या मुस्लिम लीग नून तैयार है। मतलब अब्बास साहब, क्या ये जो तीन ओहदे हैं, चेयरमैन सेनेट, सदर मुमलिकत और स्पीकर के लिए उम्मीदवार खड़े करना, ये वो हैं कि उस तरह जिम्मेदारी नहीं होगी और लाइमलाइट में भी होंगे, और जिस तरह डिमांडिंग पोजीशन में है इस वक्त बिलावल भुट्टो की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा है? देखिए, इस इलेक्शन ने पूरा गेम प्लान तब्दील कर दिया। जो इलेक्शन जो शायद मुस्लिम लीग नून भी सोच रही थी, पीपल्स पार्टी भी सोच रही थी और फैसला साज भी सोच रहे थे, इन सब को सेटबैक हुआ है। पीटीआई जिस तरीके से जीती इलेक्शन और इमर्ज होके आई एज ए सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप। अब आप आज़ाद कहें, उनको पाबंद कहें, जो कुछ भी कहें, लेकिन ये तो हकीकत है कि पीटीआई ने सरप्राइज दिया तमाम लोगों को जो समझे थे कि शायद पीटीआई का इलेक्शन सिंबल अगर हट जाएगा या बानी पीटीआई नहीं होंगे तो शायद उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो, लेकिन सबको सरप्राइज हुआ। इसलिए आज हुकूमत साजी में एक बड़ी रुकावट ये है कि हम कैसे हुकूमत बनाएंगे। अब अगर बिलावल भुट्टो ने ये कहा तो है, लेकिन बिलावल भुट्टो कौन सी बेंच पे बैठेंगे? बिलावल भुट्टो ट्रेजरी बेंच पे बैठेंगे या ऑपोजिशन बेंच पे बैठेंगे? अगर आप ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं और काबीना का हिस्सा नहीं भी होते तो ये नहीं हो सकता कि आप वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लें जो एक वफाकी हुकूमत इक़दाम करेगी, क्योंकि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसे वोट करेंगे। तो मेरा ख्याल है फ्रेंडली ऑपोजिशन का एक तासुर दोबारा उभर रहा है बिटवीन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। अभी देखना है कि पीएमएलएन की तरफ से इस पर क्या जवाब आएगा। पीएमएलएन क्यों सपोर्ट करेगी आपको चेयरमैन सेनेट पे? पीएमएलएन क्यों सपोर्ट करेगी आपको सदर मुमलिकत के इलेक्शन पे, जबकि आप वो सारा बर्डन जो है
वो एक वफाकी हुकूमत पे, एक प्राइम मिनिस्टर पे डाल देंगे कि अब तुम चलो और तुम्हारे अच्छे कामों को हम सपोर्ट करेंगे, बुरे कामों को हम अपोज करेंगे। तो पीएमएलएन क्यों गवर्नमेंट बनाना चाहेगी, एक वीक गवर्नमेंट? अगर उन्होंने ये की तो ये बिल्कुल मेरा ख्याल है पीएमएलएन का बहुत बड़ा सियासी नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी शहबाज शरीफ के 16 महीने की कीमत उन्हें 2024 में अदा करनी पड़ रही है। अब अगर 2024 में शहबाज शरीफ या कोई भी वजीर आजम बनता है मुस्लिम लीग नून का, वो एक कमजोर हुकूमत इस तरह के माशी चैलेंजेस का मुकाबला करने की मुतअम्मिल हो ही नहीं सकती। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो एक इस मुस्तहकम हुकूमत की तरफ हम जा सकें। और इसका बाय डिफॉल्ट सारा फायदा मजीद होगा पीटीआई को। तहरीक इंसाफ मजीद मजबूत होने जा रही है। एक कमज़ोर हुकूमत जब चलेगी और जो IMF के चैलेंजेस, महंगाई का चैलेंज, ये सारे चैलेंजेस का एक ऐसी हुकूमत नहीं मुतहम्मिल हो सकती कि जहां मुस्लिम लीग नून के वजीर हों, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हो लेकिन वजीर ना हो, और हर इशू के ऊपर वो बारगेन करें। तो मैंने ट्रांसमिशन में भी ये बात की थी कि मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है। और मुझे अब भी ये खदशा है कि हम अल्टीमेटली री इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, चाहे उसकी जितनी, या तो इन इलेक्शन पिटीशंस के शायद हमें कुछ सरप्राइज रिजल्ट्स मिल जाएं, या फिर हमें अल्टीमेटली जाना पड़े, क्योंकि ये हुकूमत, जो भी हुकूमत बनेगी, वो मुझे ज्यादा अरसे चलती हुई नजर नहीं आ रही, जिससे पाकिस्तान मजीद माशी दलदल में फंसता चला जाएगा और फिर अल्टीमेटली कोई तीसरा सलूशन आएगा जो शायद अबूरी हुकूमत के तौर पे लॉन्गर टर्म के लिए हम उस तरफ चले जाएं। ये बड़ी तशवीशनाक बात है, और जिस तरह बिलावल ने भी आज जिक्र किया है। फ़खर दुरानी साहब, आपको भी लग रहा है कि मामलात, या तो अभी अगर करंट सिनेरियो में देखें, ऐसी सूरत में एक मुस्तहकम हुकूमत बन सकेगी या नहीं, या फिर मामलात री इलेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं? मुबशिर साहब, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि इस टाइम जो सियासी जमातें जिस तरह का खेल खेल रही हैं, ये अपने सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट और जो अपने मफादात की जंग के लिए अवाम के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा। मैक्सिमम बारगेन के लिए आज पीपल्स पार्टी ने ये जो अपोजिशन में बैठने का वो किया है। ये कल मज़हर अब्बास साहब भी साथ थे प्रोग्राम में जियो पाकिस्तान में, उस टाइम मैंने ये बताया था कि पीपल्स पार्टी ये सोचने जा रही है, CEC का फैसला तो आज आया है, ये कल से इनके, और उसी प्रोग्राम में फिर फैसल करीम कुंडी साहब है, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि हम ये कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार हो, हम उनको वोट दे दें और उसके बाद अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठें। तो वो ये जो एक सजेशन है या ये जो पीपल्स पार्टी का फैसला है, ये बिल्कुल ही वायबल नहीं है। उसकी मैं आपको रीज़न बताऊं कि ये जो अभी हमारे मुआशी हालात हैं और उसके साथ साथ जो सियासी हालात हैं, ख़ासतौर पे PTI का अगर देखा जाए, वो एक बड़ी तादाद में अपोजिशन बेंचेस के ऊपर होगी। और अगर वो 6 महीने के बाद ये कह देते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और फ़र्ज़ किया पीपल्स पार्टी दोबारा भी उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे देता है, तो ये इससे जो हमारी इकॉनमी है, जो मार्केट है, उसके ऊपर जो इम्प्रेशन जाएगा और जो इसका तासुर और जो इसके असरात होंगे वो बहुत ज़्यादा भयानक हैं पाकिस्तान के लिए। तो मैं नहीं समझता कि ये जो पीपल्स पार्टी अभी ये उन्होंने आज बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये मैं ये समझता हूँ कि मैक्सिमम बार्गेनिंग के लिए, अच्छी से अच्छी वजारतें लेने के लिए, और उसके साथ तमाम तर जो आईनी ओहदे हैं, सदर भी, स्पीकर भी, चेयरमैन सेनेट भी, ये तमाम लेने के लिए ये सियासी जमातें हरबे खेलते हैं और ये सियासत करते हैं। इस तरह के जो है वो अल्टीमेटली होना वही है, क्योंकि देखें ये जो मौजूदा हालात हैं उसमें सिर्फ सियासी जमातों ने फैसला नहीं करना, उसके साथ साथ जो मुक्तदिर कुव्वतें हैं वो भी सब कुछ देख रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून किसी तौर पे भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते, एक तो री इलेक्शन में जाने के हवाले से और दूसरा डेडलॉक में जाने के हवाले से। तो ये आप देखते रहेंगे अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ, कभी बिलावल साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, कभी मुस्लिम लीग नून भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन दोनों ने ही मिल के बैठना है अगर सिस्टम को चलना है। अगर सिस्टम को ये चाहते हैं कि ये ना ये उसमें सिस्टम का हिस्सा रहे ना कोई दूसरा रहे,
और कोई तीसरी कुव्वत आ जाए तो फिर जो है ये इस तरह के खेल खेलते रहेंगे, जो कि मैं नहीं समझता ना पीपल्स पार्टी और ना ही मुस्लिम लीग नून ये चाहती है। तो मैं ये देखता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे ये 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन भी ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने बिलाखिर बैठना हुकूमत में ही है, क्योंकि सिस्टम को भी चलाना है और जो 24 करोड़ अवाम है उसका भी कोई ख्याल रखना है। तो ये इस तरह के जो मैं ये समझता हूं कि ड्रामे हैं और ये चलते रहेंगे आने वाले कुछ दिनों में, और फिर सब एक पुरानी जो तनख्वाह है उसके ऊपर राजी होकर PDM 2 का जो हिस्सा है वो बन, यानी मामला फिर वही PDM 2 की तरफ जाएंगे। साफी साहब, जो फ़खर भी बात कर रहे हैं, इससे पहले मजहर साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद ताकतवर हो सकती है इस सिनेरियो में। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एग्जिस्टेंस ज़्यादा चैलेंजिंग है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिमांड्स? नहीं, एक तो फ़खर ने बिल्कुल दरिया को कूजे में बंद कर लिया और ये उनकी बिल्कुल दुरुस्त राय है कि इन दोनों में से कोई भी जमात थर्ड ऑप्शन को अफोर्ड नहीं कर सकती, वो री इलेक्शन की सूरत में भी हो या वो किसी लॉन्ग टर्म निगरान हुकूमत की सूरत में हो। तो ये तो अभी तकरीबन 20-22 दिन है दरमियान में, और इसमें हर जमात कोशिश करेगी कि मैक्सिमम अपने डिमांड रखे और मैक्सिमम अपने मुतालबात बनवा ले अपने दूसरे हरीब से। लेकिन जिसकी तरफ उन्होंने भी इशारा किया कि इस मुल्क में कुछ और क़ुव्वतें भी हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम को अफोर्ड नहीं कर सकती, और जिससे पीपल्स पार्टी भी नहीं टकरा सकती और नून लीग भी नहीं टकरा सकती। तो अल्टीमेटली इनको किसी मुश्तरका फार्मूले पे आना होगा। ये तो अभी सिर्फ पीपल्स पार्टी का चार्टर ऑफ डिमांड आप उनको कह सकते हैं कि उनकी तरफ से आया है। मुस्लिम लीग नून की अपनी डिमांड होगी और इन दोनों के डिमांड के दरमियान में से कोई रास्ता निकलेगा। हाँ, ये लोग अगर आपस में उलझे रहते हैं तो भी उस सूरत में उसका फ़ायदा PTI को होगा, और अगर मिल की हुकूमत बनाते हैं तो उस सूरत में अमली लिहाज से और हुकूमती इक़दामात के लिहाज से तो PTI को कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उसके उस बयानिए को फिर तक़वियत मिलेगी कि ये दोनों अपनी अपनी बारियाँ कर रही हैं, इन दोनों का आपस में गठजोड़ है, तो पब्लिक में PTI उस नैरेटिव को सेल कर सकेगी। भट्टी साहब, तो क्या ये समझा जाए कि इस कन्फ्यूजन में PTI मजबूत होगी या PTI का बयानिया मजबूत होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत होगी और हो रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तवक्को ही नहीं की जा रही थी, और मैं कम अज़ कम तो बिल्कुल इसमें कि मरकज़ में और पंजाब में इतनी सीटें ले जाएगी। KP में था कि वो करेगी, लेकिन KP में भी तवक्को से ज़्यादा सीटें उनको मिली, नंबर 1 पहला मरहला। और ये उस लम्हों में या उस सूरत हाल में हुआ कि जब उनका कप्तान जेल में था, टीम C थी, बल्ला था नहीं, प्लेइंग फील्ड थी नहीं, और उसके बाद भी, और इनके लिए सारा खुला मैदान था और इनके लिए सब कुछ अवेलेबल था, सारी सज़ाएं ख़त्म, नाअहली ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, और इसके बावजूद ये अकेले दौड़ के नंबर 2 पे आए और वो इनसे जीत गए। अब अगले मरहले में मिसाल के तौर पे अगर यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक लेते हैं। और जिस तरह बात हो रही है कि मामलात अगर कन्फ्यूजन की तरफ रहे तो सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ भी मामलात जा सकते हैं, जिससे बचना होगा और कन्फ्यूजन को दूर करना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। दीगर सूबों की तरह आज एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होंगे। बानी PTI ने उन्हें नामजद किया है। माजी में बानी PTI पर तनकीद होती रही है कि वो अहम ओहदों के लिए गवर्नेंस में गैर संजीदा लोगों को चुनते हैं। पार्टी के अंदर से भी इससे पहले पंजाब में उस्मान बुज़दार और आज़ाद कश्मीर में तनवीर इलियास पर तनकीद होती रही है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि अब अली अमीन गंडापुर की नामजदगी पर असद कैसर, मुश्ताक गनी, आतिफ खान, शहराम तरकई नाखुश हैं। अब सवाल कुछ यूं है, क्या अली अमीन गंडापुर की नामजदगी पर होने वाली तनकीद दुरुस्त है? साफ़ी साहब, देखिए, हर पार्टी के और हर लीडर के अपने मायारात होते हैं, और जो PTI के और इमरान खान साहब के जो मायारात हैं उस पे अली अमीन गंडापुर उनके लिए पूरे उतरते हैं। मेरे और आपके और किसी और के मायार पे शायद पूरे ना उतरते हों। मसलन वो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले हैं, वो इमरान खान की खातिर हर हद तक जाने वाले हैं, और इससे पहले भी उनको सूबे में भी अहम वजारत दी गई थी और उसके बाद मरकज़ में भी उनको उमूरी कश्मीर का वज़ीर बनाया गया था। तो अगरचे
आम लोग या जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं वो उन पे गैर संजीदगी का इल्ज़ाम लगाएंगे या कुछ चीज़ें जो उनसे मंसूब हुई है उस हवाले से उनको तनकीद का निशाना बनाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब का जो मिजाज है उसमें अली अमीन गंडापुर साहब जैसे लोग ही फिट आते हैं। और अब देखना ये है कि उनकी इमरान खान साहब ने तो फ़ैसला कर लिया, लेकिन चूँकि इस तरह अब PTI की हैसियत बाकायदा मुनज़्ज़म जमात की भी नहीं है और लोग अपने फ़ैसले करने में आज़ाद भी हैं, तो देखना ये होगा कि बाकी जो वज़ारत आला के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं तो वो किस हद तक इस फ़ैसले को कबूल करते हैं। मज़हर अब्बास साहब, अहम ओहदों के लिए गवर्नेंस में गैर संजीदा लोगों को चुनने की ये जो रिवायत है वो आज एक और सामने आ गई। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नामज़द हो गए, तनकीद भी हो रही है। क्या इसके पीछे लॉजिक आपको क्या लगती है और क्या ये जो तनकीद हो रही है वो दुरुस्त है? देखिए, पहले तो जो सलीम साफ़ी साहब ने बात की, मसला ये था कि जब 2013 में पहली मरतबा तहरीक इंसाफ जीती थी इलेक्शन, उस वक्त परवेज़ खटक साहब थे और जमात इस्लामी के साथ उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी और 2018 में फिर 2/3 मेजॉरिटी आ गई तहरीक इंसाफ के पास, लेकिन परवेज़ खटक साहब को हटा दिया गया क्योंकि शायद इमरान खान साहब को ये लग रहा था कि परवेज़ खटक कुछ ज़्यादा ही ताकतवर होते जा रहे हैं। उस वक्त भी परवेज़ खटक के हवाले से भी बहुत से सवालात उठे थे, बहुत से ऐसे उम्मीदवार थे जिनमें से अब भी लोग जो इतराफ़ कर रहे हैं उनमें आतिफ भी हैं, असद कैसर भी हैं। ये सारे ग्रुप्स PTI के खैबर पख्तूनख्वा में शार्प होते रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का एक क्रेडिट उन्हें ये दिया जाता है कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को मुतवातिर जो है वो शिकस्त देते आ रहे हैं और ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि JUI एक सबसे ज़्यादा जो PTI को अपोज करती रही है वो JUI करती रही है और इस वक्त जो है वो ज़ाहिर है JUI की मुसलसल DI खान में मुसलसल मौलाना को शिकस्त हो रही है, तो उसका क्रेडिट अली अमीन गंडापुर को दिया जाता है कि उन्होंने बहुत वहाँ खड़े रहे, स्टूड किया। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो अब आतिफ जो हैं वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं नामजद किया। इस मरतबा तो वो प्रोविंशियल असेंबली में गालबन थे भी नहीं, प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन गालबन नहीं लड़ा था। और भी पुराने लोग थे PTI के, शौकत यूसुफजई थे, मेरा ख्याल है शौकत यूसुफजई ने इलेक्शन नहीं लड़ा, जहाँ तक हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मेरे ख्याल में और शौकत यूसुफजई वो थे जिन्होंने उस वक्त जब इमरान खान जहांगीर तरीन का बहुत साथ दे रहे थे उन्होंने जहांगीर तरीन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी जिसकी उनको सज़ा भी दी गई काफ़ी हद तक। तो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त अली अमीन गंडापुर अगर नहीं होंगे तो कौन होगा उम्मीदवार उनका, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कोई इंडिपेंडेंट, इस वक्त इतनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है PTI की कि जो बानी PTI के नामजद उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ मुझे नहीं लगता कि PTI के अंदर कोई भी ग्रुप ऐसा बन के उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ लेगा। मुझे नहीं लगता इस तरह का। ये ज़रूर है कि उस वक्त तक ऑपोजिशन और रिजर्वेशंस अपनी रहेंगी लेकिन इतनी 2/3 मेजॉरिटी उनको तकरीबन हासिल है। फिर अब ये जो सूरत हाल बनी है तो उसमें रिजर्वेशंस अपनी जगह होंगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई PTI के अंदर कोई ग्रुप बन के सामने आएगा। भट्टी साहब, अली अमीन गंडापुर की नामजदगी पर बहुत तनकीद हो रही है लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसको सपोर्ट करेंगे। आपका क्या कहना है, ये जो नामजदगी पर होने वाली तनकीद दुरुस्त है या गलत है? और उस्मान बुज़दार साहब को तो वसीम अकरम प्लस का दर्जा हासिल था, तो क्या ये वक़ार यूनुस प्लस बन जाएंगे? पहली बात तो ये है कि आपके यकीन को सलाम, भाई पर हमेशा ऐसे ही यकीन रखिएगा। मैं आपके कभी यकीन को मुतज़लज़ल नहीं होने दूंगा सर, कि आपको यकीन था कि मैं इसको सपोर्ट करूंगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर। एक प्रॉब्लम है इमरान खान साहब की मर्दम शनासी, और ये इमरान खान साहब ख़ुद भी मानते हैं। लास्ट जब मैं अडयाला में वो अदालत की कार्रवाई देखने गया तो उस वक़्त भी उन्होंने माना कि मुझसे गलत फ़ैसले हुए, कि मैंने बाज़ लोगों पर ज़्यादा एतबार कर लिया जो मुझे छोड़ गए। मिसाल के तौर पे आज़म खान जो थे उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी पूरी हुकूमत चला रहे थे और बहुत सारे लोगों को नाराज़ किया आज़म खान ने, इमरान खान से दूर किया और आज़म खान से बड़े तंग थे। शहजाद अकबर साहब, आज़म खान एक ग्रुप था
और फिर उसके बाद आप देख लीजिए आज़म खान साहब वादा माफ गवाह बन गए और पतली गली से निकल गए। तनवीर इलियास और उस्मान बुज़दार की आप बात कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार वाहिद वो शख्स वो पहले शख्स थे जिस पर पहली दरार पड़ी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, और उस्मान डार साहब ने 5 मिनट नहीं लगाए। और उस्मान डार साहब, अब मैं कहता रहा कि ये उस्मान बुज़दार साहब का मैं कहता रहा कि ये उनका हक़ है उनका फ़ैसला करना, लेकिन अगर उनकी काबिलियत देखें तो वो वज़ीर बनने के काबिल भी नहीं थे। उनको मुल्क के सबसे बड़े सूबे का आधे पाकिस्तान का वज़ीर आला बना दिया गया, और उसके बाद जो कुछ पंजाब में हुआ वो आपके सामने है। अब तीसरी बात यह है कि ये किस्मत का अजीब व गरीब धनी आदमी है, बड़े नसीब हैं इमरान खान साहब के जो गलत बात वो करते हैं वो सही हो उसका अगला मरला सही हो जाता है। जो गलत कदम उठाते जाते हैं और वो सही होता जाता है। अब आप देखिए कि इमरान खान को सियासत सिखाने वाले, इमरान खान को ये दावा करने वाले कि इमरान खान को सियासत हमने सिखाई, हम इमरान खान की कामयाबी की वजह से हम नहीं होंगे तो इमरान खान फारिग हो जाएगा। वो जहांगीर तरीन और वो परवेज़ खटक आज सियासत से आउट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि तहरीक इंसाफ से निकले और इमरान खान का ऊपर से नाम हटा, अपने घरों में हार गए। अब केपी की जब बात करते हैं तो इस सिलसिले में जब मैंने बात की, जब अली अमीन गंडापुर का नाम आया तो मैंने कहा कि ये क्या कर दिया आपके पास बड़े ऑप्शंस थे, अच्छे ऑप्शन थे, अली अमीन गंडापुर ही क्यों? अली मोहम्मद खान को भी आप MPA का इलेक्शन लड़वा सकते थे, असद कैसर थे, आतिफ खान थे, शहराम तरकई थे, और आतिफ खान और शहराम तरकई ने महमूद खान के बदले में भी किया। और बाय द वे महमूद खान उनकी वो थे कि जो परवेज़ खटक जीतने वाली टीम के कप्तान थे, उनको हटाकर महमूद खान यानी उस्मान बुज़दार प्लस बनाया उनको KP में, और KP में बर्बादी फेर दी महमूद खान ने। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर ऐसा मैंडेट लिया, लेकिन वो भी हार गए और वो भी छोड़ गए। तो उसका जवाब मुझे ये मिला है भाईजान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से जो मुशावरत हुई लोगों की, कि इमरान खान को बहुत सारे नामों पर उनका हुआ कि ये इनको CM बनाया जाए, इसको बनाया जाए, इसको बनाया जाए, और किसी नाम पे वो कहते थे नहीं, ये डील कर जाएगा, ये ढील ले जाएगा, ये दूसरों से मिल जाएगा, ये हमारी लाइन नहीं लेगा, ये मुश्किल फैसले नहीं कर पाएगा, ये हमारे साथ नहीं चल पाएगा, ये एंड टाइम पे साथ छोड़ जाएगा। तो और ये इसके उससे राब्ते हैं, इसके उससे राब्ते हैं, वो उससे मिला हुआ है, वो उससे मिला हुआ है। तो इसमें 5-6 नाम जो नंबर 1 पे थे, मैं हालांकि आप कहें हर नाम है उसके साथ जो जुड़ी कहानी है वो मैं सुना सकता हूं, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा। तो वो जो मुशावरत हुई उसमें ये सारे फारिग हो गए कि नहीं, शक की बुनियाद पर कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो अब फाइनली जो इमरान खान साहब वैसे पहले भी यही चाह रहे थे कि इनको बनाया जाए वजीर आला, लेकिन तो ये वकार यूनुस प्लस साबित होंगे आपके ख्याल में? जी मेरी अगर चॉइस आप माने तो मेरी चॉइस अली इमरान खान साहब ने मैंडेट जीता है, ये उनकी चॉइस है। लेकिन अगर एज ए तजियाकार मेरी चॉइस माने तो ये नंबर 1 चॉइस नहीं होगी। उसकी वजह ये नहीं है कि ये कोई कारकर्दगी पर, सिर्फ 2 जुमले, उसकी वजह कारकर्दगी नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 9 मई में घिरी हुई है, उसको अल्लाह ने 8 फरवरी दिया है। तो ऐसे लोग लगाने चाहिए थे जो सियासत में से रास्ते निकालते और इमरान खान की मुश्किलें आसान करते। अली अमीन गंडापुर उनमें से एक नहीं है। सही। इससे पहले कि हम फ़खर की जानिब जाएं, सलीम साफ़ी साहब आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? और यही सवाल कि उस्मान बुज़दार साहब को वसीम अकरम प्लस का दर्जा हासिल था, तो ये फिर आपको लगता है अली अमीन गंडापुर की चॉइस जो है वकार यूनुस प्लस साबित होंगे या नहीं? नहीं, इमरान खान साहब इस तरह के ओहदों के लिए बंदे चुनते वक्त सिर्फ टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं लॉयल्टी को, और बाकी चीज़ों को वो मद्देनज़र नहीं रखते। अब अगर लॉयल्टी को मायार बनाया जाए तो फिर अली अमीन गंडापुर ही लॉयल्टी भी और यस मैन भी ज़ाहिरी बात है। और ये तो खैर हमारे बेशतर सियासी जमातों के लीडरों का यही वतीरा है, लेकिन उनके यहाँ फिर सिर्फ यही एक मायार देखा जाता है कि वो लायल हो और यस मैन हो, और कल जो भी उनको कहा जाए वो मान लिया जाए। लेकिन जिसकी तरफ भट्टी साहब ने इशारा किया है, अब देखिए खैबर पख्तूनख्वा एक तो इस वक्त
वॉर ऑन टेरर का फ्रंट लाइन सूबा है और वहाँ पे इस वक्त भी अमलन इलेक्शन कैंपेन सियासी जमातें नहीं कर सकी हैं ला एंड ऑर्डर की ख़राब सूरत हाल की वजह से। तो उसके लिए भी वहाँ पे इंतहाई संजीदा और ज़िम्मेदार वज़ीर आला की ज़रूरत है। और दूसरा, ख़ुद PTI के लिए भी जो 9 मई के बाद जो फ़िज़ा बनी है उस फ़िज़ा को ख़त्म करने के लिए और हालात को नॉर्मल बनाने के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राह व रस्म बढ़ाने के लिए मेरे ख़्याल में उन पैमानों पे अगर देखा जाए तो फिर PTI के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि अली अमीन गंडापुर से वो काम बेहतर कर सकते हैं। फ़खर, आप क्या कहेंगे? एक तो ओवरऑल जो हम बात करें, और क्या अली अमीन गंडापुर की नामजदगी पर होने वाली जो तनकीद है वो दुरुस्त लग रही है आपको? मुबश्शिर साहब, मेरा ख्याल है कि आप अगर तनकीद को और इनकी नॉमिनेशन को एक साइड पे रखें, पहले ये देखें कि इमरान खान ने इस नॉमिनेशन से मैसेज क्या दिया है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं उनमें से एक हैं अली अमीन गंडापुर साहब, और 9 मई के बाद वो रूपोश थे। कल उनकी कोई सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें थी। तो उससे जो एक अब जो एक इमरान खान अच्छा मैसेज दे सकते थे मफाहमत का, वो इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर की जो नामजदगी है उससे मफाहमत का नहीं, बल्कि उन्होंने एक तसादुम का जो है वो मैसेज दे दिया है कि मैं मफाहमत की पॉलिसी के ऊपर यकीन नहीं रखता, और वो बिल्कुल जो एक अग्रेसिव उनकी शुरू से पॉलिटिक्स है वो उसी को ही जारी रखेंगे। एक तो हो गया ये। अब सवाल ये है कि क्या अली अमीन गंडापुर की जो नॉमिनेशन है ओवरनाइट हुई है कि इमरान खान ने सोचा और ये आज उनको नामजद कर दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। का बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी साहब, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इरशाद भट्टी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।